साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूँ उत्कर्ष मिश्र और आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले आपको दी जाती रहती है। उसके साथ-साथ आपको यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल की संपूर्ण भारतीय भूगोल को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी क्लास आपको यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करी जाते हैं विद नोट्स, यानी कि आपको नोट्स भी यहाँ पर मिल रहेगी। यदि आप नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ठीक है? उसको आप ज्वाइन कर लो, जहाँ पर आपको सारी क्लास बाय क्लास आपको वहाँ पर नोट्स मिलती रहती हैं टीम की तरफ से। और यहाँ पर आज इस क्लास में हम महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर नजर डालेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर कौन-कौन से पॉइंट्स हैं? आज हम नजर डालेंगे दोआबों का क्रम, पंबन द्वीप, लक्षद्वीप, अन्य अन्य जितने भी द्वीप हैं उन सब पे नजर डालेंगे। उसके साथ ही साथ पश्चिमी और पूर्वी घाट पर्वत देखेंगे। प्रायद्वीपीय जितने पठार हैं उन सब के बारे में अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे, जिससे कि आपकी परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न आप गलत न करके आओ, एक भी आंसर का आप वहाँ पर रॉन्ग आंसरिंग करके ना आओ। इस वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। चौथी क्लास है। यदि आपने पहली, दूसरी और तीसरी क्लास नहीं वॉच करी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? क्लास बाय क्लास का प्लेलिस्ट का भी ज्वाइन करो, आप पूरी क्लास वहां से वॉच करो। एंड गाइड, वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर कर देना, जितने भी आपके पास सोशल ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी जगह शेयर कर देना। क्या पता आपका एक लाइक, एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को शेयर कर सकता है। चलिए, हम सबसे पहले आज यहाँ पर नजर डालेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर जो दोआबों का क्रम है उस पर, ठीक है? और यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर जो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक वन सीन में आपको मैं दिखा दूं कि किन किन पॉइंट्स में हमारा नजर यहाँ पर डालने वाले हैं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पर कितने 6 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट हैं, 6 बिंदु हैं। जहां पर सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु झेलम का सिंधु सागर दोआब, उसके बाद झेलम चेनाब का दोआब, उसके बाद तीसरे नंबर पर है चेनाब रावी का रेचना दोआब, चौथे नंबर पर है रावी ब्यास का बारी दोआब और ब्यास सतलज का विस्त दोआब। और जो छठा पॉइंट है वो ये है कि सतलज सरस्वती का दोआब, जो कि सरस्वती के लुप्त होने से अब सतलज सरस्वती दोआब का जो अस्तित्व है वो नहीं मिलता है, ठीक है? देखिए यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब आपको यहाँ भी कर दूं। कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लेता है, आपसे एमसीक्यूज में पुटअप कर लेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूजन आपको किसी प्रकार का जो भी आपको मैं छोटे-छोटे पॉइंट्स में भाग में करके वीडियोस आपकी क्लास लेता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि आपको पढ़ने में और समझने में किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े और आप आसानी से सरल भाषा में और जल्दी से जल्दी आप सीख सको और पॉइंट्स को आप समझ सको, ठीक है? तो यहाँ पर जो सबसे पहले पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर देख सकते हो कि प्रायद्वीपीय पठारी भाग या फिर दक्षिण का पठार। तो सबसे पहले बात करते हैं, यह जो है विश्व का प्राचीनतम पठार है। कौन सा? जो प्रायद्वीपीय पठार या फिर भाग है, फिर जिसको हम दक्षिण का पठार के नाम से यहाँ संदर्भित करते हैं, जानते हैं। यह जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम पठार, सबसे पुराना पठार है। और यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है। किसका? ये प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है जो आर्कियन काल के चट्टान से बना है। अब इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। कभी आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है या फिर जो दक्षिण का पठार है, उसकी जो आकृति है वो कैसी है? त्रिभुजाकार, चतुर्भुज, आयताकार, चतुर्भुजाकार, जैसा भी आपसे पूछ लेगा प्रश्न करके, ठीक है? तो आप ध्यान देना, त्रिभुजाकार इसका जो है आकृति है, आकार है। अब इसका जो विस्तार है वो 16 लाख किलोमीटर पर है। कितने लाख? 16 लाख किलोमीटर पर। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जिसकी औसत ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर के बीच में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 600 से लेकर 900 मीटर। किसकी ऊंचाई? दक्षिण का पठार या फिर जिसे हम प्रायद्वीपीय पठारी भाग कहते हैं। ओके, एंड देन आफ्टर हम देखते हैं कि पश्चिमी घाट पर्वत। अब यहाँ पर पॉइंट है पश्चिमी घाट पर्वत का। तो पश्चिमी जो घाट पर्वत है ये महाराष्ट्र से तमिलनाडु के बीच स्थित है। कहाँ से कहाँ तक है? महाराष्ट्र से तमिलनाडु के बीच। और इस पर्वत को सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। ध्यान देना, पश्चिमी घाट पर्वत का जो दूसरा नाम है उसे सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, जो वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार का अपरदित खड़ा कगार है। और जो इसका पश्चिमी ढाल है वो तीव्र है और पूर्वी ढाल मंद है। और कलचुबाई है जिसकी जो ऊंचाई है 1646 मीटर है। और महाबलेश्वर जिसकी जो है 1438 मीटर है। इसकी प्रमुख चोटियां हैं, मुख्य चोटियां हैं। इसकी हाइट भी यहाँ पर मैंने दे दी। कौन कौन सी? पहले कलचुबाई, दूसरी है महाबलेश्वर।
और दोनों की ऊंचाई कितनी है, कितनी जो दोनों मुख्य चोटियां हैं दोनों की ऊंचाई को भी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और भीमा इस भाग की प्रमुख नदियां हैं, यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और भीमा। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट दोनों आपस में नीलगिरी की पहाड़ी में मिलते हैं, जिसका सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा या दोद बेटा कहते हैं। कहीं कहीं आपको प्रश्न में या ऑप्शन में विकल्प में आपको डोडा बेटा मिल जाएगा या फिर नहीं तो आपको दोद बेटा मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, दोनों में से कोई एक मिल जाता है, समझ लेना डोडा बेटा की बात हो रही है। तो सर्वोच्च शिखर जिसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर यानी कि 2637 मीटर है। और हाँ, वीडियो जो आप क्लास ले रहे हो ना, इसकी आप अपने एक हैंड की नोट्स हैंड नोट्स भी बनाते चलो, जिससे कि आपको लिखने से अच्छे से याद भी होता है। कोई चार्ज नहीं है, कोई आपसे पैसा है, फीस नहीं लिया जा रहा है टीम की तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो पेड क्लासेज है वहाँ तो शुल्क देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेज मिले तो आप बार बार देखो, एक बार नहीं समझ में आया दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, चौथी बार अपना नोट्स तैयार करो। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपको अच्छे से याद हो सके। उसके बाद है नीलगिरी की दक्षिण में अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ी है। कहाँ के? नीलगिरी के साउथ डायरेक्शन में दक्षिण भाग में अन्नामलाई की पहाड़ी है, जिसका सर्वोच्च शिखर अन्नयमुडी, कभी कभी अन्नामुडी या फिर अन्नयमुडी मिल जाता है। ठीक है, अन्नयमुडी, अन्नयमुडी किसकी सर्वोच्च शिखर है? अन्नामलाई पहाड़ी की। ये तो थी पश्चिमी घाट। अब हम देखते हैं पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर, अच्छा मैं आपको वही टॉपिक पढ़ाता हूँ जो कि आपको आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। किसी भी आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। पूर्वी घाट पर्वत की बात करें तो यह उत्तर में महानदी घाटी जो कि उड़ीसा में आता है, महानदी घाटी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ी तक समुद्र तटीय मैदान के समानांतर फैला हुआ है। कहां से कहां तक? उड़ीसा यानी कि महानदी घाटी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ी तक। और इसकी जो ऊंचाई है पश्चिमी घाट से कम, हालांकि जो पूर्वी या पश्चिमी घाट है उसकी ऊंचाई ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, लेकिन पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है वो पश्चिमी घाट के उसके उससे जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी नाम है। और यह पर्वत खोंडालाइट, चारकोलाइट और नीस चट्टानों से बना है। किससे बना है? खोडालाइट, चारकोलाइट और नीस चट्टान से मिलकर महेंद्रगिरी पर्वत बना है, या पूर्वी घाट पर्वत बना है। और यह पर्वत कई भागों में बटा है। यह जो पर्वत है कई भागों में बटा है, जैसे कि आपसे सेवराय हो गया, जावदी हो गया, कोल्लामलाई हो गया, ये सब प्रमुख पहाड़ियां हैं जो कि के कई पार्ट यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो तीन है, सेवराय, जावदी और कोल्लामलाई पहाड़ी प्रमुख है पूर्वी घाट पर्वत में। उसके बाद आता है अरावली पर्वत। जो अरावली पर्वत है ये बता दूं आपको कि यह विश्व का सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत, ध्यान देना, यह विश्व का प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत है। यानी कि प्राचीनतम पर्वत, प्राचीनतम सबसे पुराना पर्वत ये नहीं है, यह जो है विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, ध्यान देना, कभी कभी प्रश्न आपसे कंफ्यूज कर देगा और आप कुछ और लगा के चले आओगे टिक करके। यदि यहाँ पर अवशिष्ट सबसे ये पूछ ले कि विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत कौन सा है निम्नलिखित में से, तो अरावली पर्वत टिक करना। ठीक है, जो गुजरात से दिल्ली तक लगभग फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 850 किलोमीटर है। यह जो कहां से कहां तक फैला है? गुजरात से लेकर दिल्ली तक अरावली पर्वत फैली हुई है। अब इसका जो सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंचा शिखर है, उसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और जैन धार्मिक स्थल दिलवाड़ा का मंदिर, माउंट आबू इसी में स्थित है। दोनों चीज, माउंट आबू जो है अरावली पर्वत में स्थित है, दिलवाड़ा का मंदिर भी इसी शिखर में स्थित है। इसे दिल्ली के निकट दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, यानी कि दिल्ली के निकट के आसपास के क्षेत्र के निवासी लोग हैं वो लोग इसको दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से भी पुकारते हैं। उसके बाद आता है विंध्याचल पर्वत। अब यहाँ पर देखिए, विंध्याचल पर्वत या विंध्य पर्वत जिसे कहते हैं, तो विंध्य पर्वत परतदार चट्टानों से निर्मित है और इस पर्वत के अधिकांश भाग में लाल पत्थर की अधिकता है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस पर्वत में लाल पत्थर की अधिकता पाई जाती है। आपको चार ऑप्शन दे देगा, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, जो भी आप ऐसे इस तरीके से आपको चार विकल्प दे देगा और आप कंफ्यूज। तो ध्यान देना कि विंध्याचल पर्वत या विंध्य पर्वत क्षेत्र में ही लाल पत्थर की अधिकता पाई जाती है। अब ये कहां से कहां तक फैली हुई है, स्थित है? तो ये है विंध्याचल पर्वत गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड में, या विंध्याचल भालनेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियों के रूप में ये स्थित है। काफी लंबा और विस्तृत क्षेत्र है इसका। उसके बाद आता है सतपुड़ा पर्वत। अब यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत की यदि हम बात करें
तो यह एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। ध्यान देना, सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है जो उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी के बीच काली मिट्टी के प्रदेश में स्थित है। कहां से कहां तक फैली हुई है? उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी के बीच तक फैली हुई है, और जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है काली मिट्टी की। और यह गुजरात से पश्चिम बंगाल तक महादेव, मैकाल पर्वत, छोटा नागपुर पठार और राजमहल की पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है पंचमढ़ी, वो धूपगढ़ में है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? पंचमढ़ी है, जो कि धूपगढ़ है। ठीक है, पंचमढ़ी की धूपगढ़ में है, ध्यान देना इस बात का, सतपुड़ा पहाड़ी का। उसके बाद आता है दक्षिण का जो सर्वोच्च शिखर है। देखिए यहाँ पर दक्षिण का सर्वोच्च शिखर पलनी पहाड़ियों में स्थित अनाईमुडी, जिसे अन्नेमुदी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार हैं वो कौन कौन से प्रमुख यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर आता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बीच लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस पठार के अंतर्गत कर्नाटक का पठार, मालवा का पठार, तेलंगाना का पठार, तमिलनाडु का पठार शामिल है। यानी कि दक्कन के पठार के अंतर्गत कितने पठार आते हैं? कर्नाटक का पठार, मालवा का पठार, तेलंगाना का पठार और तमिलनाडु का पठार शामिल है। और काली मिट्टी की यहाँ पर अधिकता है, यानी कि काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। तो काली मिट्टी का यह क्षेत्र कृषि हेतु तो बहुत ही अच्छा यानी कि उपयुक्त है। बाबा बुदन की पहाड़ी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की जो पहाड़ी है ये लौह अयस्क के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। ध्यान देना, आपसे पूछ लेगा कि लौह अयस्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी प्रसिद्ध है, तब बाबा बुदन, आप तो कभी पढ़े नहीं होंगे। तो इसलिए ऐसे पॉइंट्स को इसमें शामिल करता हूँ आपकी क्लास में, जिससे कि आपसे प्रश्न कभी गलत ही ना हो। और आप ध्यान देना, कभी प्रश्न ऐसा आ जाता है जो कि वो शब्द आप कभी सुने ही नहीं होते हैं। तो बाबा बुदन की पहाड़ी जो किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है तटीय मैदान द्वीप समूह। ठीक है, जिसे हम पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। तो कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी के अंतरीप तक के मैदान फैला हुआ है। और इस मैदान की जो औसत चौड़ाई है वह 64 किलोमीटर है, औसत चौड़ाई है। ठीक है, नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मुहाने पर इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है, जो कि 80 किलोमीटर के आसपास है। और इस तटीय मैदान में बहने वाली छोटी व तीव्रगामी है नदियां, जो इसके इसके इस मैदान में बहती हैं वो बहुत छोटी हैं, लेकिन उसका जो धारा है ना वो बहुत तेज होती है, तीव्रगामी है। और अधिकतर नदियां डेल्टा न बनाकर ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। बहुत सारी ऐसी नदियां हैं इनमें जो डेल्टा नहीं बनाती बल्कि ददमुख का यहाँ पर निर्माण करती हैं। और पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक विभिन्नता रखता है। ध्यान देना, जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक, सबसे ज्यादा यहाँ पर विभिन्नता रखता है। अब देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जो कच्छ की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरीप तक के मैदान फैला है। और इस मैदान की औसत चौड़ाई कितनी है? 64 किलोमीटर है। ठीक है, और नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा 80 किलोमीटर है। और इस तटीय मैदान बहने नदियां छोटे और तीव्रगामी है। सॉरी, ये शायद अभी तो मैंने दोबारा ये रिपीट हो गया है टेक्स्ट जो है। ठीक है, या राइट, दोबारा रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर हमने देख लिया पश्चिमी तटीय मैदान। अब देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान। सॉरी फॉर दिस गाइज, बिकॉज ये कंटेंट रिपीट हो गया थोड़ा। ठीक है, टाइपराइटर की गलती की वजह से। अब देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान। तो यह तटीय मैदान स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला है। कहां से कहां तक? स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक क्या फैला हुआ है? पूर्वी तटीय मैदान। और यह पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, जिसका मुख्य जो है कारण गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण है। कारण ही है क्योंकि कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये जो 3 नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। भारत के पूर्वी तट पर 2 प्रमुख झीलें हैं, जैसे कि चिल्का झील जो कि ओडिशा में आता है, और पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। ठीक है, ध्यान देना, जो पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। चिल्का झील उड़ीसा में है। ध्यान देना, आपको एक टास्क देता हूं, आप बताना कमेंट करके कि भारत की मीठे पानी की झील कहाँ पर पाई जाती है और कौन सी है, किस राज्य में वो स्थित है। आप हमें कमेंट करके बताना। ठीक है,
उसके बाद ये दोनों लैगून झील के उदाहरण हैं। कौन कौन से? जो चिल्का झील है और पुलिकट झील है, ये दोनों झील लैगून झील के उदाहरण हैं। चिल्का भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और खारे पानी की झील है। कौन सी? चिल्का झील जो है ये सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील है। आपसे मैंने पूछा मीठे पानी की झील कौन सी है और कहाँ पाई जाती है, आप हमें कमेंट करके बताना। और उड़ीसा के मैदान को उत्कल का मैदान भी कहते हैं। जो उड़ीसा का मैदान है इसको क्या कहते हैं? उत्कल का भी मैदान कहा जाता है। अब ये देखिए, ये यहाँ पर आपको मैप में दिखा देता हूँ, ध्यान देना। ये दक्षिणी भाग है भारत का, ठीक है? क्या है? भारत का ये दक्षिणी भाग है, दक्षिणी छोर है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर काठियावाड़ तट है और सौराष्ट्र सौराष्ट्र तट है। पश्चिमी तटीय मैदान यही है, ध्यान देना। ये है पश्चिमी तटीय मैदान। कौन सा है ये? ये पश्चिमी तटीय मैदान है, यहाँ पर देखो आप। और ये कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। और इधर है कोरोमंडल तट, काकीनाडा तट और उत्कल तट। और उत्तरी सरका तट इसको कहते हैं। और पूर्वी तटीय मैदान ये है जो वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के तरफ जो है यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान आपको देखने को मिलती है। और उसके बाद बता दूं आपको, जो पश्चिमी तट पर कुछ ऐसे पशजल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पशजल पाए जाते हैं जिन्हें केरल में कयाल कहते हैं। पशजल को केरल में क्या कहते हैं? कयाल के नाम से पुकारा जाता है। और पशजल एक प्रकार का लैगून है जिसका निर्माण नदियों के मुहाने पर बालू जमाव के कारण बनता है। इसके कारण जो नदियों के मुहाने हैं वहां पर जब बालू जम जाते हैं उसके कारण इसका कयाल का निर्माण होता है, जिसे केरल में कयाल कहते हैं। वैसे नॉर्मल भाषा में इसको पश्चजल भी कहते हैं। अब इसके बाद है द्वीप समूह। अब देखते हैं द्वीप समूह, सॉरी फॉर दिस। अब हम देखेंगे द्वीप समूह, ठीक है? तो भारत में लगभग कुल 1000 से अधिक द्वीप हैं। कितने हैं? 1000 से अधिक द्वीप समूह पाए जाते हैं। लेकिन मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में है, और दूसरा है लक्षद्वीप समूह जो कि अरब सागर में, जो मैंने अभी आपको ऊपर मैप में यहाँ पर देखी, मैंने यहाँ पर समझाया। यहाँ पर ये है बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र और ये अरब सागर का क्षेत्र, ठीक है? यही यही दोनों है। ये यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है? पूर्वी तटीय मैदान में जो पूर्वी तटीय मैदानी भाग है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और पश्चिमी तटीय मैदान पे आपको जो लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। तो क्षेत्रफल तथा आबादी यदि हम दोनों की दृष्टि से देखें तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की तुलना में बड़ा है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये लक्षद्वीप समूह से जो है काफी बड़ा है, यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से और आबादी की, दोनों की दृष्टि से अंडमान बड़ा है लक्षद्वीप से। ये भी आप ध्यान देना, प्रश्न आपसे एक परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे पहले तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ लगभग 350 से अधिक द्वीप है। 350 द्वीप हैं। केवल 38 लेकिन जो केवल 38 ही ऐसे द्वीप है जहां पर मानव रहते हैं, यानी कि रहने योग्य है, निवास करने योग्य मात्र 38 ऐसे द्वीप है अंडमान निकोबार में। हालांकि टोटल द्वीपों की संख्या वहां पर 350 है आसपास। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सैडल चोटी है, या सैडल पीक कहते हैं। कहीं आपको सैडल पीक मिल जाएगा या फिर सैडल चोटी मिल जाएगा, ठीक है? और यह जो है उत्तरी अंडमान में है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दो पार्ट कर लो। ये हो गया आपका एग्जांपल में साउथ, और ये हो गया आपका ना तो उत्तरी उत्तरी अंडमान निकोबार में ये है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 738 मीटर है, जिसका नाम है सैडल पीक या सैडल चोटी कह सकते हो आप। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक या सैडल चोटी है। इसी भी द्वीप में, और इसकी ऊंचाई 738 मीटर है। इसी द्वीप में स्थित एक द्वीप है बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पर है, बैरन द्वीप में, ठीक है? और ठीक है, बैरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है, ये बैरन द्वीप है। ध्यान देना, उसका नाम क्या है आप हमें कमेंट करके बताना। भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जिसका जिक्र मैंने पहले पॉइंट में डेमो क्लास में कर दिया था। भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में। न तो ये लक्षद्वीप अंडमान निकोबार में है, सॉरी, और अंडमान निकोबार और न ही लक्षद्वीप में, बल्कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ध्यान देना, अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। दक्कन दर्रा और दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। तो ये था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब हम देखते हैं लक्षद्वीप समूह। कौन सा? लक्षद्वीप समूह।
यह जो है मुख्य भूमि के पश्चिमी तट से 220 से 240 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में स्थित है और इसमें कुल 36 द्वीप हैं। और ठीक है, कितने, और 350 द्वीप थे अंडमान निकोबार में, जो कि 38 द्वीप के रहने योग्य थे वहां पे, कितने, 38। लेकिन लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, जहां पर केवल 10 द्वीप ऐसे हैं जहां पर मानव रहते हैं और रहने योग्य, निवास करने योग्य हैं। ठीक है। और अगांती यहाँ का एक माल द्वीप है, अगांती, जहां हवाई अड्डा है। ध्यान देना, लक्षद्वीप में अगांती एक ऐसा माल द्वीप है जहां एक हवाई अड्डा है। एंड्रोड लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा है द्वीप है। कौन सा? एंड्रोड। ये लक्षद्वीप में ही है और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा ये द्वीप है, जो कि 490 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। टूना, एक है टूना द्वीप। टूना यहाँ पकड़ी जाने वाली प्रमुख मछली है, सॉरी द्वीप नहीं है, मछली है। टूना यहाँ पकड़ी जाने वाली प्रमुख मछली है और यहाँ स्थित सभी द्वीपों में मलयालम, जो कि जिसको मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है, यहाँ महल भाषा बोलते हैं, मलयालम। ठीक है, मलयालम बोली जाती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए, अकॉर्डिंग टू 2011 जनगणना के अनुसार राज्य की 94.6% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। लक्षद्वीप जो है 94.6% ऐसी जनसंख्या, ऐसे लोग हैं जो कि अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं। और यहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या बिल्कुल है ही नहीं, अनुसूचित जाति यहाँ पर है ही नहीं, अनुसूचित जनजाति की संख्या यहाँ पर सबसे ज्यादा है। आपका हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। अब देखते हैं जो अभी बचे हुए अन्य द्वीप समूह हैं उनके बारे में। ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, तो सबसे पहले देखते हैं पंबन द्वीप। यह मन्नार की खाड़ी में है और यह आदम ब्रिज का भाग है। किसका भाग है? आदम ब्रिज का भाग है और यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद है श्रीहरिकोटा द्वीप। आंध्र प्रदेश के पास एक पुलिकट झील है, मैंने आपको बताया था। आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील जो है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, सीमा पर है। तो आंध्र प्रदेश के समीप पुलिकट झील के अग्रभाग में स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। उसके बाद है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप यह बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। किसके बीच है? बंगाल की खाड़ी में, वे बंगाल में है परंतु भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है, जहां पर गंगा के मुहाने पर मलबों को निक्षेप से बना है और यह सबसे नवीन द्वीप है। सबसे, कभी आपसे प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीन द्वीप है या अति नवीन द्वीप है या फिर सबसे नया द्वीप है, तो उसका नाम है न्यू मूर द्वीप। ओके, न्यू मूर द्वीप। अब यहाँ पर देखिए, आपको मैंने यहाँ पर मैपिंग भी समझा देनी, अच्छे से बता देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा मैप आपके लिए मैं आया ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है अरब सागर और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर गंगा सागर जो कि पश्चिम बंगाल में आता है। ठीक है, कोलकाता में। न्यू मुर्रे, व्हीलर यहाँ पर है। श्रीहरिकोटा देखो यहाँ पर है। ठीक है, और उत्तरी अंडमान यहीं पर है। ये देखो, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान बंगाल की खाड़ी है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्रफल है वो यही है। ध्यान देना, मैं अभी यहाँ पर मार्किंग को हटा दिया। तो छोटा अंडमान, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट। अब यहाँ पर आप देखो, ये रहा इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इंदिरा पॉइंट ये है, यहाँ पर ये देखो इंदिरा पॉइंट। और ग्रेट निकोबार यहाँ पर है, छोटा निकोबार है, छोटा अंडमान है। तो उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर उत्तरी अंडमान में ही स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर मालदीव आपको देखने को मिल जाएगा। जो हम लोगों ने पंबन द्वीप की बात करी थी वो यहाँ पर है और यहाँ पर लक्षद्वीप है, देख ही सकते हो। और पाक जल डबरू मध्य, एक बार ध्यान देना कि श्रीलंका को भारत से जो है कौन सा जल संधि अलग करती है? पाक, यानी कि पाक जल डबरू मध्य, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये जल संधि जो है श्रीलंका को भारत से अलग करता है, ना कि भारत को पाकिस्तान से। कभी आप पाक समझ के पाकिस्तान लगा हुए तो ठीक है। रामेश्वरम आदमपुर यहीं पर स्थित है, जो कि आपको श्रीलंका से भारत के बीच में पड़ता है। श्रीहरिकोटा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कच्छ की खाड़ी यहाँ पर है, सर क्रीक यहाँ है, खंबात की खाड़ी यहाँ पर है। और अच्छा, अच्छे से आप इसको, पहली बात आप इस नोट्स को डाउनलोड कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, और लिंक का डाउनलोड करके मैप को अच्छे समझो, क्लास पूरा अटेंड करो। और कोई कंफ्यूजन हो आप तो कमेंट करके पूछ सकते हो एनी टाइम। एंड आपको एक सजेशन आपको दे दूं कि आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसको भी ज्वाइन कर लो, ताकि आपको जो शॉर्ट नोटिफिकेशंस होती हैं, कोई नई नई सरकारी भर्तियां आती हैं, तो उसकी अपडेशंस आपको वहीं पर मिलती रहती है। हालांकि टेलीग्राम पर दे दिया जाता है, दे देता हूँ, लेकिन आपको एक्टिव रहना होगा व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, क्योंकि वहां पर भी आपको अपडेशंस मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।